हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर में। प्रेपकर यानी क्रैकर। एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे मेरे सभी साथी, मेरे सारे दोस्त। आ जाइए सर, चालू करते हैं इस कहानी को। तो कल हम कहां थे? कल हमने सर बात करी योजना अवकाश की। 7वीं पंचवर्षीय योजना हमने कंप्लीट कर ली थी 1985 से लेकर 1990। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के सारी बातें हमने विस्तार से पढ़ी। आज एक आपका नया चैप्टर और ऐड हो जाएगा, उसको भी चालू कर लेंगे हम। देख रहे हैं, आज एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा, उस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे हम। अब होता यूं है कि 1990 में हमने आपको कल भी शायद इस बात पर एक विस्तार से चर्चा करी थी और इसको आपको डिटेल में बताया था कि 1990 में गुरु होता कि यूं है कि क्या हो रहा है ये? नो 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 1900 थोड़ा सा नोट्स अच्छे से बनाने के चक्कर में थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई ना। 1990 में होता यूं है कि एक तो राजनीतिक अस्थिरता, भारत को नजर आती है। और इससे भी बड़ी जो अस्थिरता नजर आती है वो आर्थिक अस्थिरता नजर आती है। भारत की पुरानी जो नीतियां हो चुकी थी उनके कारण कुछ अस्थिरता यहां पर भी आ चुकी थी। तो राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के मद्देनजर यह तय किया गया कि 1990 से लेकर 92 तक, 1990 से लेकर 1992 तक एक योजना अवकाश लिया गया। क्या लिया गया? एक योजना अवकाश लिया गया। देयर वॉज ए प्लान हॉलीडे एट द टाइम। योजना अवकाश लिया गया। अब सर इस 1990 से 92 के बीच में क्या हुआ, इसे विस्तार से समझाइए, इसे बहुत ही ढंग से समझाइएगा तो इसको अच्छे से समझेंगे। पहले आपको मैं भारत में औद्योगिक इतिहास की बात कर लेता हूं, इंडस्ट्रियल हिस्ट्री की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। क्लियर मेरी बात है? इसको हम समझेंगे कि 1990 से 92 में हमने क्या किया, हमारे सामने कौन सी समस्याएं, उन समस्याओं को क्या कहते हैं और उन समस्याओं से निपटारा कैसे हुआ, उस बात को भी हम समझ लेंगे। सर उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत में औद्योगिक नीतियों का इतिहास, उद्योगों का इतिहास, यदि हम भारत के औद्योगिक इतिहास का अध्ययन करें तो इतिहास में औद्योगिक इतिहास जो भारत का मिलता है वो अभी इतना विकसित नहीं है। क्योंकि कहा यह जाता है कि 1950 में, 1947 में जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे तो सब सारा शोषण हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत प्राचीन समय में, प्राचीन काल में भारत में हैंडीक्राफ्ट्स का जो उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से चलाने वाले उद्योग जो है, जैसे कि हथकरघा हो,
सूती वस्त्र निर्माण हो, सूती वस्त्र निर्माण हो या पॉटरी वगैरह हो, बर्तन वगैरह बनाने की कला भारत में अत्यंत थी। सूती वस्त्र भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है और उस समय आलम यह था कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की तूती बोलती थी, भारतीय अर्थव्यवस्था का परचम फहरता था। क्यों फहरता था? क्योंकि हमारे यहां पे हस्तशिल्प जो था उसकी कहीं भी कोई भी बिसात नहीं थी, उसके प्रतिद्वंदी कोई भी नहीं थे। चाहे बांग्लादेश वाले एरिया में होने वाली मलमल हो, चाहे जूट हो, चाहे कपास हो, चाहे अन्य सामग्रियां हो, सूती वस्त्र हो, हर जगह भारत का निर्यात होता था और वहां से भारत खूब सारा गोल्ड लेकर आता था, स्वर्ण लेकर आता था। फिर आ जाते हैं ब्रितानी हुकूमत। इसके बाद आ जाती है मेरे प्यारे लाडलों, ब्रिटिश हुकूमत आ जाती है। और ब्रिटिश हुकूमत क्या करती है मूलतः? असल में हम कई बार ये कंफ्यूज होते थे, जब मैं पढ़ता था तब मैं ये कंफ्यूजन में रहता था, मैं इस संशय में रहता था कि यार अंग्रेजों ने ऐसा क्या, कैसे शोषण कैसे करा। ये ठीक बात है, अंग्रेजों ने शोषण करा, लेकिन हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उन्होंने शोषण कैसे करा। कुछ लोग कहेंगे कि वो यहां पर आकर हमें लूटते थे, हमसे पैसा छीन लेते थे। और सर, पैसा छीनने से हमारे उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ा या भारत की स्थिति दयनीय कैसे हुई? तो उसके बारे में मैं आपको कुछ मूल बिंदु बताता हूं। और पहला मूल बिंदु यह कहता है कि ब्रितानी हुकूमत भारत में आ जाती है और भारत से, यह नहीं है, यह बिल्कुल भी कहना, यह कथन बिल्कुल भी गलत होगा कि भारत निर्यात नहीं करता था। भारत उस समय भी विश्व में सर्वाधिक निर्यात पर स्थित था। लेकिन भारत निर्यात क्या कर रहा था, इस पर एक बार गौर फरमाइएगा, इस पर एक बार नजर अपने डालिएगा। भारत कच्चे माल का भारत से निर्यात कर रही थी। ब्रितानी हुकूमत क्या कर रही थी? कच्चे माल का निर्यात कर रही थी। भारत में जो भी कच्चा माल होता था उसका निर्यात कर देती थी, उसका निर्यात करती थी। और उस तरफ भारत से एकत्रित धन से वहां पर औद्योगिक क्रांति चलाई जा रही है। ब्रिटेन, यूरोप में पूरा यूरोप फट पड़ा है। कहीं जेम्स वॉट द्वारा भाप का इंजन बनाया जा रहा है, वगैरह वगैरह मशीनें बनाई जा रही हैं, इंजन की खोज चल रही है, इंजन बन चुका है, हथकरघे से, मशीनों से करघे चलने लगे हैं, मशीनों से कपड़ा बनने लगा है, सूती वस्त्र से पॉलिस्टर बनने लगा है। और ये सारा कच्चा माल की आपूर्ति कौन कर रहा है? भारत कच्चे माल की आपूर्ति कर रहा है। और उस कच्चे माल के बाद वो वस्तु का निर्माण हो रहा है, वो इंग्लैंड में वस्तु बन रही है, बड़ी खूबसूरत, बड़े अच्छी चीजें बन रही हैं और वो भारत में बाजार विकसित किया। हमसे कच्चा माल निम्न दरों पर, हमें कोई अच्छे दाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे तो माई बाप वो बन चुके हैं, तो हमसे निम्न दरों पर खरीदा जा रहा है कच्चा माल। इंग्लैंड जा रहा है, यूरोप में जा रहा है और वहां उसकी प्रोसेसिंग करी जा रही है, वस्तु का निर्माण हो रहा है, भारत में ही आकर बिक रहा है। यही तो धन का निष्कासन सिद्धांत कहता है, जो दादा भाई नेहरू अपनी अगली पुस्तक जब मैं आपको बताऊंगा, चलिए लिख लीजिएगा। दादा भाई नेहरू ने 1857 की क्रांति के बाद यह तय हो चुका था कि ये अंग्रेज यहां पर सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए तो नहीं आए हैं, इनकी और भी कोई मंशा है। और दादा भाई नेहरू ने इस मंशा को बिल्कुल प्रकट किया अपनी पुस्तक में। 1860 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक का नाम क्या था मेरे साथियों, याद रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी दादा भाई नेहरू जी ने दोस्तों। और इस पुस्तक में दिया धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया दोस्तों इस पुस्तक में। इस पुस्तक में दादा भाई नेहरू जी ने क्लियरली बताया, स्पष्ट रूप से बताया कि अंग्रेज यहां से पैसा ले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हमारा। ठीक बात है।
अब सर ये है ब्रिटिश हुकूमत। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत के इतिहास की, स्वतंत्र भारत के औद्योगिक इतिहास की। दोस्तों आपके सिलेबस में दे रखा है 1947 से बाद के भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास एवं 1991 के आर्थिक सुधार। आज उन दोनों टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज नहीं कवर होंगे तो कल कवर कर देंगे। आज वैसे अपने पास 1.5 घंटा है, आज फिर से क्लास 1.5 घंटे की होगी, ठीक है? तो आराम से बैठ जाइए, समझते चलिए। स्वतंत्र भारत में यदि मैं बात करूं, 1947 में भारत आजाद हो जाता है मेरे प्यारे लाडलो, जैसा कि आप सभी इस बात से चिर परिचित हैं। अब हुआ यूं, 47 में आजाद हो जाते हैं और उस समय वाणिज्यिक मंत्री, जो नई सरकार में जो स्वतंत्र भारत की सरकार बनती है उसमें वाणिज्यिक मंत्री होते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नाम याद रखिएगा इनका, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जवाहरलाल नेहरू की सरकार के अंदर वाणिज्यिक मंत्री हैं। इनके द्वारा 1948 में 6 अप्रैल 1948 को दोस्तों, कब? 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जारी करी जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत की पहली औद्योगिक नीति कब जारी करी गई मेरे लाडलो, तो याद रखना पहली औद्योगिक नीति जारी करी गई 6 अप्रैल 1948 को। इसका ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा कि ड्राफ्ट कौन तैयार कर रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया मेरे प्यारे लाडलो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के द्वारा, जो कि उस समय वाणिज्यिक मंत्री हुआ करते थे। अब इसमें यह भी समझने वाली बात है मेरे प्यारे साथियों कि इस औद्योगिक नीति में क्या था, क्योंकि पहली औद्योगिक नीति है तो आपको समझना भी बहुत जरूरी होगा दोस्तों। इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया। उद्योगों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में विभाजित किया गया। उद्योगों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया दोस्तों, यह याद रखना, 4 वर्गों में विभाजित किया गया उद्योगों को। श्रेणी प्रथम, श्रेणी प्रथम में भारत ने जो उद्योगों का वर्गीकरण किया, श्रेणी प्रथम में उन उद्योगों को रखा जो देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 3 उद्योग रखे गए। कितने उद्योग रखे गए? 3 उद्योग रखे गए। कौन से? देश की एकता अखंडता के लिए कौन से बेहतरीन, कौन से 3 उद्योग आपको संरक्षित रखने पड़ेंगे सरकार के लिए, सरकार के एकाधिकार के लिए? तो अस्त्र शस्त्र, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। अस्त्र शस्त्र, परमाणु ऊर्जा एवं रेल परिवहन, ये श्रेणी प्रथम में डाले गए। और श्रेणी प्रथम में ये ऐसे उद्योग थे जिन उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार होगा, मतलब केवल इन उद्योगों में सरकार ही काम कर सकती है। ये पहली श्रेणी थी 1948 की औद्योगिक नीति के अनुसार। अब यदि मैं बात करूं मेरे लाडलो श्रेणी द्वितीय की, तो श्रेणी द्वितीय के अंदर, श्रेणी द्वितीय के अंदर ऐसे उद्योग थे दोस्तों जिनकी स्थापना को उत्तरदायित्व तो सरकार द्वारा निश्चित किया गया, परंतु पुरानी इकाइयों में निजी क्षेत्र में निरंतर रहे। इसमें कितने उद्योग रखे गए? इसमें 6 उद्योग रखे गए। और इसमें क्या निश्चित किया गया? इसमें सुनिश्चित किया गया कि नई इकाइयों को स्थापित करने का दायित्व सरकार का, परंतु पुराने प्राचीन उद्योगों को निजी क्षेत्र के पास ही संरक्षित कर दिया गया। यह श्रेणी 2 थी दोस्तों। कौन सी श्रेणी थी? 2।
इसमें कौन कौन से आएंगे? कोयला उद्योग आ जाएगा, इसमें कोयला आ जाएगा, वायुयान निर्माण उद्योग आ जाएगा, लौह इस्पात उद्योग आ जाएगा, आयरन एंड स्टील आ जाएगा, कोल आ जाएगा, ऐसे तमाम चीज आ जाएंगी, खनिज तेल आ जाएगा, टेलीफोन आ जाएगा, टेलीग्राम, वॉइस ड्राइव वगैरह ये आ जाएंगे इसमें। इसके बाद दोस्तों श्रेणी तृतीय। श्रेणी तृतीय की यदि मैं बात करूं तो इसमें ऐसे उद्योग रखे गए जो निजी क्षेत्र में संचालित होंगे, निजी क्षेत्र में संचालित होंगे, लेकिन सरकार का नियंत्रण होगा, लेकिन इन पर सरकार का नियंत्रण भी होगा। श्रेणी तृतीय में इसमें कितने उद्योग रखे गए दोस्तों? तो इसमें 18 उद्योग रखे गए। इसमें कितने उद्योग रखे गए? 18 उद्योग रखे गए मेरे प्यारे लाडलो। और फिर आती है श्रेणी 4। बाकी बचे जितने भी उद्योग हैं इन्हें श्रेणी 4 में संरक्षित रख दिया गया, श्रेणी 4 में डाल दिया गया। ये सभी, इन बाकी जो सभी उद्योग हैं इन्हें निजी क्षेत्र के लिए रखा गया। इन्हें किसके लिए रखा गया? निजी क्षेत्र के लिए रखा गया। तो इस तरीके से भारत की पहली औद्योगिक नीति आती है दोस्तों। अच्छा, पहली औद्योगिक नीति देखकर आपको लग रहा है कि सर यहां पर निजी क्षेत्र को कम महत्वता दी जा रही है, सरकार का हस्तक्षेप अधिक करा जा रहा है। उसके पीछे हमारा एक दुख भरी दास्तान है। दुख भरी दास्तान, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आती है कि व्यापार करूंगी, लेकिन हमें लूट के चली जाती है। तो इसके पीछे की कहानी सिर्फ और सिर्फ ये थी, 1948 में आ जाती है। लेकिन मेरे प्यारे लाडलों, 1956 के अंदर, कब? 1956 में भारत की द्वितीय औद्योगिक नीति, द्वितीय औद्योगिक नीति आरंभ करी जाती है। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज मेड। द्वितीय औद्योगिक नीति दोस्तों, यदि द्वितीय औद्योगिक नीति की मैं बात करूं तो इसका ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ड्राफ्ट तैयार किया गया था प्रशांत चंद्र महलनोबिस के द्वारा, पीसी महलनोबिस साहब। पीसी महलनोबिस साहब की हमने काफी सारी बातें पढ़ी अपन ने, मैंने आपको शायद स्टार्टिंग की पहली क्लास में ही बता दिया था प्रशांत चंद्र महलनोबिस साहब के बारे में और इनके योगदान के बारे में, एवं जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा। दूसरी औद्योगिक नीति का निर्माण होता है 1956 में मेरे प्यारे लाडो। इसमें क्या किया? इसमें दोस्तों, इसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। यहीं से कहानी आपको असली पता चलेगी कि भारत में असल में दिक्कत क्या आ रही थी। उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यदि प्रथम श्रेणी की मैं बात करूं दोस्तों, प्रथम श्रेणी की यदि मैं बात करूं तो इसमें लगभग 17 उद्योग रखे गए और इन सब की स्थापना करने का जो दायित्व है वह सार्वजनिक हुआ, वह सरकार का हुआ। सरकार के लिए संरक्षित कर दिए, देश की एकता अखंडता को दिमाग में रखते हुए प्रथम श्रेणी में 17 उद्योग रखे गए दोस्तों। फिर द्वितीय श्रेणी, यदि द्वितीय श्रेणी की मैं बात करूं दोस्तों तो द्वितीय श्रेणी में लगभग 12 उद्योग रखे गए जिनके स्थापना का दायित्व सरकार एवं निजी क्षेत्र, सरकार एवं निजी क्षेत्र को दिया गया कि सरकार भी कर सकती है और उसमें निजी क्षेत्र भी कर सकता है। इसलिए याद करो, हमने आपको क्या बताया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना ली। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा और निजी क्षेत्र भी होगा। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों एक और बात करी, तृतीय श्रेणी।
तृतीय श्रेणी में बाकी सारे उद्योग रख दिए गए, बाकी बचे हुए उद्योग। लेकिन इन उद्योगों में एक बात उन्होंने कर दी, एक अलग बात कर दी जो आगे चलकर भारत को परेशान करेगी। बाकी समस्त उद्योग, असल में हमारा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो काफी अलग थी। भारत डरता था कि कोई विदेशी कंपनी ना आ जाए, तो इसीलिए कहा गया कि इन बाकी समस्त उद्योगों में कार्य करने से पहले, इन उद्योगों की स्थापना से पहले, इन उद्योगों की स्थापना से पूर्व सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य, सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया कि आपको कोई भी काम करना है, कोई भी उद्योग खोलना है, उद्योगों में उत्पादन बढ़ाना है, एक दिन में कितनी चीजें बनानी है, इन सब चीजों का ब्यौरा देकर आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। और जैसे आपको यदि लाइसेंस दिया गया है एक दिन के अंदर 10 जूते की जोड़ी बनाने का, तो भाई साहब आप 10 जूते की जोड़ी बना सकते हो, ये भी लिमिट होती थी। उत्पादन की भी सीमा निर्धारित करी जाती थी और उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था दोस्तों। और इसी सिस्टम को कहा गया लाइसेंसिंग कोटा राज परमिट। और यही जानवर आगे बढ़कर, आगे चलकर बड़ा होता है दोस्तों, यही आगे चलकर बड़ा होता है और इसे ही लाइसेंसिंग कोटा राज परमिट कर दिया। लाइसेंस कोटा राज परमिट हो गया। मतलब एक एक लाइसेंस लेने के लिए उद्योगपतियों को बहुत साल घूमना पड़ता था। 3-4 सालों की बिल्कुल अथक मेहनत के बाद लाइसेंस मिलता था, जिसमें भी काफी भ्रष्टाचार, अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोगों से लड़ना, अलग अलग लोगों से लाइसेंस लेना। दोस्तों ऑन एन एवरेज एक उद्योग का लाइसेंस लेने के लिए 32 अलग अलग चरणों से होकर गुजरना पड़ता था। इसके कारण से क्या हो गए, जिनके हाथ में लाइसेंस देने की अनुमति थी, जो लाइसेंस देने का दायित्व रखते थे, वो दादागिरी करने लगे। समझ रहे हो ना? देखो, जहां अधिकार होगा वहां पर दादागिरी होगी। भाई दादागिरी कौन लगाता है? बदमाश कौन बनता है? जहां उसके पास अधिकार हो, जहां वो कुछ कर सकता है, जहां कुछ कर ही नहीं पा रहा। जेल में कौन बदमाश है? जेल में तो सब बेचारे हैं। स्कूल में कौन बदमाश है? कोई नहीं है। तो यहां लाइसेंसिंग कोटा राज कर दिया कि भाई साहब लाइसेंस, ओ भाई, कभी भी फैक्ट्रियों में रेड पड़ जाती थी, इंस्पेक्टर राज यहीं से चालू होता है। औद्योगिक इंस्पेक्टर राज, कभी भी इंस्पेक्टर आ जाता था इंस्पेक्शन के लिए। हाँ जी बताइए कितना उत्पादन कर रहे हो, ये कमी है, वो कमी है, बंद कर दो। ये खतरनाक हो चुका था भारत के लिए। तो भारत की ये औद्योगिक नीतियां आ चुकी थी दोस्तों। अब मेरे प्यारे लाडलो, इसके बाद 1969 की एक और बात कर लेते हैं हम। 1969 की एक और बात कर लेते हैं। 1969 में इस औद्योगिक नीति में कुछ अमेंडमेंट करे गए और इसकी भी खास बात आपको बताता हूं। 1969 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत भारत में एमआरटीपी अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम लाया गया? एमआरटीपी अधिनियम लाया गया। बेटा ये पूछ लेगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा ना तो खतरनाक हो जाएगा। एमआरटीपी एक्ट आ जाता है। एमआरटीपी का फुल फॉर्म बताइए सर। एम का मतलब है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। एकाधिकारी एवं प्रतिबंधित व्यापारिक गतिविधियां अधिनियम।
अधिनियम पारित कर दिया जाता है संसद के द्वारा। इसमें क्या किया गया, इसमें असल में इसमें जो सोच थी वो काफी अच्छी थी सरकार की, लेकिन आगे चलकर इसका नुकसान भी झेलना पड़ा, तो वो तो बात होती ही है। देखो, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होंगे। इसमें क्या किया गया, इसमें दोस्तों 1969 में जो मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट आया, इसमें क्या किया दोस्तों, इसमें कहा गया कि 20 करोड़ या उससे अधिक संपत्ति वाली कंपनी को 20 करोड़ अथवा उससे अधिक वाली कंपनी को विस्तार के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दी गई कि आपकी कंपनी या तो 20 करोड़ की है, उससे अधिक की है, आप किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहते हो या एक्सपेंशन करना चाहते हो और कहीं ब्रांच खोलना चाहते हो और कोई उत्पाद खोलना चाहते हो, किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहते हो, तो सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। और 1980 में इसे बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया। 1980 में 50 करोड़ कर दिया गया इसे, और 1985 में इसे 100 करोड़ कर दिया गया। आप कहोगे सर आज बहुत ही कठिन पढ़ा रहे हो। नहीं बेटा, कठिन नहीं, ये यदि ये चीजें समझ लिए ना तो आगे आने वाला चैप्टर तो ऐसे जाएगा तुम्हारा जीवन में, मतलब गधे के सर से सींग गए, पता ही नहीं चलता ना सर पे सींग भी है कि नहीं। तो सर ऐसा चल रहा था भारत। अब हुआ यूं कि 1991 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 1991 में आ जाते हैं, 1991 में आ जाते हैं। 1991 के दशक में बहुत सारी समस्याएं भारत ने झेली। इससे पहले भारत पर आर्थिक संकट आ चुके थे, लेकिन उसके लिए हमने लोन ले लिया था, ठीक है जी, इसमें हमने लोन ले लिया था दोस्तों। अब हुआ यूं कि 1991 में, अच्छा उससे पहले कि मैं आपको दृष्टिकोण समझाता हूं। भारत जब आजाद हुआ तो गरीब देश था कि अमीर देश था? तुम लोग बताओ, तुम्हें क्या लगता है, भारत गरीब था कि अमीर था? सर गरीब था, बिल्कुल गरीब था। और भारत में बड़े उद्योग, यदि उद्योग नहीं लगाओगे तो फिर तो व्यापार नहीं हो पाएगा, उद्योग नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हमारी जो मदद करता था वो सोवियत संघ करता था, यूएसएसआर जिसे कहते हैं ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रशिया, सोवियत संघ, आज के रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन जैसे लगभग 15 देशों के एक समूह था जिसे सोवियत संघ कहते थे। और सोवियत संघ हमारी मदद बहुत बार करता था, जब भी धन की आवश्यकता पड़ती थी और कोई काम होता था, तब जब आवश्यकता पड़ती थी तब हम इनसे उधार ले लिया करते थे। ये हमारे बड़े भैया बन चुके थे, ठीक है जी। दूसरा, भारत एक तेल आयातित राष्ट्र है। भारत में कुछ पेट्रोल की यदि मैं बात करूं तो पेट्रोल ज्यादा उत्पादित तो भारत में होता नहीं है। तो भारत खाड़ी देशों से तेल आयात करता था। खाड़ी देश समझते हो, गल्फ कंट्रीज, ठीक है, गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, कतर, इराक, ईरान, ओमान, बहरीन। अब क्या हो जाता है, 1991 में खाड़ी देशों में युद्ध हो जाता है। सर ये युद्ध कैसे हुआ? उसके लिए आपने मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट मूवी देखे ना? कतर पर इराक हमला कर देता है और इस बात से अमेरिका नाराज होकर इराक पर हमला कर देता है, सद्दाम हुसैन पर हमला कर देता है। आपस में इराक, ईरान सब आपस में जुड़ जाते हैं, युद्ध करने लग जाते हैं। इसे कहते हैं खाड़ी देशों में युद्ध। खाड़ी देशों में युद्ध जब होने लगता है तो इन खाड़ी देशों को धन की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है। भाई पैसे का जुगाड़ करो, कहां से लाएंगे, कहां से नहीं लाएंगे? तो क्या
जुगाड़ कर लेते हैं। खाड़ी देशों ने कहा ले जा। हाँ जी, खाड़ी देशों में विस्तार होना है। ठीक है जी। अब खाड़ी देशों में युद्ध हो गया तो ये भारत के पास आए कि भारत भैया हमने जो आपको तेल उधार दिया ना, वो हमें तेल वापस लौटा दो। हमने जो तेल दिया है ना आपको, वो हमें वापस लौटा दो। हमें धन की आवश्यकता है दोस्तों। इन्होंने क्या कहा, हमें धन की आवश्यकता है। भारत के दरवाजे पर आ गए रात को 12:15 पर। भारत से कहा कि भारत यार पैसे दे दो हमारे, हमें ऐसे पैसे बिना तो काम नहीं चलेगा। हमने कहा मिल जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, मिल जाएंगे। अब हमारे पास पैसा नहीं है। भारत आयात का या आयातों का भुगतान करने में असक्षम। जब भारत भुगतान का जो आयात कर रहा था उनका भुगतान करने में असक्षम नजर आया तो इन खाड़ी देशों ने कहा भारत यार पैसे मत लिया अगर जब तेरे पास नहीं हो तो चुकाने के लिए। हमने सोवियत संघ को फोन लगाया कि भैया पैसे दे दो यार। सोवियत संघ ने कहा कि यार क्या करूं, तुझे पैसे दूं, मेरे तो यहां घर बर्बाद हो गया, मेरी तो दुनिया सब लुट गई। क्योंकि 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हैपेंड। सोवियत संघ ने कहा कि यार भैया यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ये छोटे छोटे देश कह रहे हैं कि हम तो अपना करेंगे भाई, अलग अलग रहेंगे, मैं तुम्हें कहां से पैसा दे दूं। अब भारत के पास भुगतान करने के लिए रुपया नहीं है। भारत ने अपनी तिजोरी जाकर खोली। भाई भारत को उम्मीद थी कि तिजोरी में बहुत सारा धन होगा, लेकिन जब तिजोरी खोलता है भारत तो उसमें केवल और केवल मात्र 100 करोड़ रुपए है, जिससे भारत 7 दिन कार्य कर सकता है। कुछ शिक्षकों को मैंने देखा कि उसमें 14 दिन 15 दिन का बात बताई है, तो वो बिल्कुल बेकार वाली बात है। 7 दिन का जो है वो माइलस्टोन है। 7 दिन में पता चला भारत को कि भाई साहब केवल और केवल 100 करोड़ रुपए है, और 100 करोड़ से केवल और भारत 7 दिन चल सकता है। इसके बाद तो पैसा ही नहीं बचा, 1 रुपया नहीं बचा है। और ये जो भुगतान करने की असक्षमता थी, और भारत के ये जो पैसे मांगने वाले देश भारत के पास बार बार आ रहे थे, इसे ही 1991 का भुगतान संतुलन संकट कहते हैं। भुगतान संतुलन समस्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में भुगतान संतुलन समस्या कब हुई, तो भारत में भुगतान संतुलन समस्या जो हुई वो 1991 में हुई। अंग्रेजी में इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी कह देते हैं। कुछ बिल्कुल कोर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। भारत में भुगतान संतुलन की समस्या है, और उसके मेजर रीजंस क्या है, कारण क्या है दोस्तों, तो उसके कारण 3 है। सोवियत संघ का विघटन हो जाना, खाड़ी देशों में युद्ध हो जाना, और भारत आयातों का भुगतान करने में असक्षम हो जाना, भारत के रिजर्व समाप्त हो जाना। इसके कारण भुगतान संतुलन समस्या आ गई। भाई अब भारत क्या करे। भारत सबसे पहले इधर उधर से उधार मांगता है, लेकिन कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं है, तो भारत भाग के चले जाता है अपने दोस्त के पास, अपने हमदम के पास। हम चले जाते हैं ब्रिटेन। 7 समुद्र में तेरे पीछे पीछे आ गया, 7 समुद्र पीछे पीछे भारत आ जाता है। भारत कहता है कि यार अंग्रेजों, तुमने 200-300 साल हमारा शोषण करा है, तुमने 200-300 साल हमारा शोषण करा है, कम से कम कुछ तो पैसा दे दो। अच्छा, जब हम अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए गए, जब भारत ब्रिटेन से मदद मांगने के लिए गया, तब ब्रिटेन एक मूवी देख रहा था, और मूवी का नाम था लगान। तो वो लगान मूवी देख रहे, तो जैसे ही भारत ने कहा कि भारत भैया, ब्रिटेन भैया हमारी मदद कर दो, तो
ब्रिटेन ने कहा कि मदद तो कर दी जाएगी, लेकिन दुगना लगान देना पड़ेगा। कौन सा लगान? दुगना लगान देना पड़ेगा। भारत ने कहा बताओ दुगना लगान। तो उन्होंने कहा कि 65,000 किलो सोना सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कराइएगा और 20,000 किलो सोना जमा कराइएगा फेडरल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के बैंकों में सोना रिजर्व रखने की बात करेगी, सोना गिरवी रखने की बात शर्त रखी इंग्लैंड ने। जबकि भारत की स्थिति मैंने आपको पहले भी बताई, इससे पूर्व में भी भारत ने 75,000 किलो सोना, 75 टन गोल्ड इंग्लैंड, जापान और स्विट्जरलैंड के पास संयुक्त रूप से गिरवी रख दिया था। भारत के पास तो पैसा है ही नहीं, अब कौन मदद करे भाई भारत की? भारत इधर उधर भागे, भारत इधर उधर भागे, कोई तो मदद करो। तो ऐसे में मुलाकात होती है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की। किससे मुलाकात होती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मुलाकात होती है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मुलाकात क्यों हुई? क्योंकि 1944 में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। एक सम्मेलन था, 50 देश बैठे थे पार्टी करने के लिए और जंगलों में बैठे थे, इसलिए वुड्स, जंगलों को अंग्रेजी में बोला जाता है वुड्स, इसलिए इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। 1944 का द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ये कहां पर आयोजित किया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हेम्स्फीयर नामक जगह पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बुलाया गया था। और इस सम्मेलन में तीन बहनें बनाई गई थी। इस सम्मेलन में 3 बहनें बनी थी। एक विश्व बैंक की भी स्थापना 1944 में करी, आगे चलकर यह कार्य 1945 में करा गया। और विश्व बैंक में कौन सा? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। दूसरा IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो अभी मैंने आपके सामने लिखा। और तीसरा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT। याद रखना मेरे प्यारे लाडलों, इसके स्थान पर ही आगे चलकर WTO की स्थापना करी जाएगी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करी जाएगी। तो भारत इनमें एक फाउंडिंग मेंबर था। इनको याद रखिएगा, इनको 3 बहनें कहा जाता है, 3 सिस्टर्स। यदि आपसे पूछ लिया जाए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की 3 बहनें कौन कौन सी हैं, तो विश्व बैंक, IMF और GATT। अब चूंकि GATT की तो हत्या कर दी गई, तो इसीलिए इन दोनों को जुड़वा भी कह दिया जाता है। ब्रेटन वुड्स के जुड़वा कहा जाता है, ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के जुड़वा कौन कौन है? विश्व बैंक और IMF। 3 बहनें कौन सी हैं? विश्व बैंक, IMF और GATT। दोस्तों, इनमें से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना क्यों करी गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना करने का पीछे जो उद्देश्य था वो था भुगतान संतुलन समस्या में राष्ट्रों की मदद करना। उद्देश्य क्या था? भुगतान संतुलन संकट में राष्ट्रों की मदद करना, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उद्देश्य है। और भारत में कौन सा संकट आ रखा है? भुगतान संतुलन संकट ही आ रहा है। तो भारत कहां पे जाएगा? IMF के पास गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास चला जाता है भारत। मेरे प्यारे लाडरू, इतनी बातें क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी से बताइएगा, इतनी बातें क्लियर है क्या मेरे लाडलो? जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है।
अब हुआ यूं, भारत को पैसे चाहिए, भारत को पैसे चाहिए। अब पैसे कौन देगा? पैसे आईएमएफ देगा, आईएमएफ पे पहुंच जाते हैं। पैसे कौन देगा? आईएमएफ देगा। भारत आईएमएफ के पास पहुंच जाता है। आईएमएफ कहता है लीजिए ये लो, पैसे का सूटकेस लो और जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, पैसे देंगे तो कुछ शर्तें लगाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मदद करी गई भारत की। पहली बात तो ये लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मदद करी गई भारत की। लेकिन 3 शर्तें लगाई गई। कितनी शर्तें? 3 शर्त। एल पी जी। 3 शर्तें कौन कौन सी? एल पी और जी, जिसमें एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी है प्राइवेटाइजेशन और जी है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को बोलेंगे उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन को बोलेंगे निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन को बोलेंगे वैश्वीकरण। दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण दोस्तों। और 24 जुलाई 1991 को जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, याद रखना ये पूछ लिया जाता है, प्रधानमंत्री कौन है? सनी देओल। पीवी नरसिम्हा मूवी आई थी, पीवी नरसिम्हा राव उस समय वित्त मंत्री हैं मनमोहन सिंह जी। इनके द्वारा यह लागू कर दी गई। एलपीजी रिफॉर्म भारत में लागू कर दिए गए दोस्तों। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति भारत में लागू कर दी गई 24 जुलाई 1969 को। और इसका रिजल्ट आज जो भारत में आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां देख रहे हो, इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कहा जाता है। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कहा जाता है और मनमोहन सिंह को इसके निर्माता कहा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा उस समय और क्या क्या हुआ, ये एलपीजी रिफॉर्म समझाऊंगा, एक एक में समझाऊंगा। इसके साथ ही भारत ने इसके अलावा भारत ने 2 चरणों में रुपये का अवमूल्यन किया। कितने चरणों में रुपये का अवमूल्यन किया गया? 2 चरणों में रुपये का अवमूल्यन किया गया। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वाज डन। हो गया? ठीक है जी। कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में भारत में। अभी बता देता हूं, उसको बताता हूं, टेंशन ना लो यार। ठीक है, टेंशन ले रहे हो? हाँ जी, इतनी टेंशन ना लिया करो तुम। समझ में आया यहां तक? ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ रही है बेटा? फिर मत बोलना कि गुरुजी नहीं समझ में आई,
क्योंकि अभी तो मैं तुम कहोगे जितने तरीकों से बता दूंगा आपको। अब समझिएगा, देखो आपको छोटी छोटी बात बता देता हूं दोस्तों। भारत ने रुपये का तीसरी बार 2 चरणों में अवमूल्यन किया। अब आप कहोगे सर आप भी और मास्टरों की तरह कठिन कठिन बातें लिख देते हो, हम अभी तो याद रह जाती हैं और फिर बस क्लास से खत्म होते ही बस समझ में नहीं आता। बेटा कोई नहीं, आपको एक एक चीज समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। सबसे पहले अब तुम समझो अवमूल्यन होता क्या है, अवमूल्यन होता क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी देख लेंगे साथ ही में। ठीक है, अपना सिलेबस इस हिसाब से डिजाइन होता है कि सारा हो जाएगा। क्या चाहिए सर? कलम। कलम। हाँ जी, अवमूल्यन क्या होता है, चलो आप लोग बताओ अवमूल्यन क्या होगा। बेटा अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन मतलब अव मतलब कम हो जाना, मूल्य मतलब कीमत कम हो जाना। भाई ये पानी का गिलास है, इसकी पहले 50 रुपए की कीमत थी, आज ये 100 रुपए का हो गया। कितने का हो गया? 100 रुपए का हो गया, मतलब इसका क्या हो गया? अवमूल्यन हो गया। सिंपल है, इट इज एज सिंपल एज दैट। मान लीजिए देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक 10 का एक नोट है, ये रहा एक 10 का नोट है। 10 के नोट के सामने ये गिलास है, ये गिलास बना दिया अपन ने, ये गिलास है। ठीक है जी। एक 10 के नोट में कितने गिलास आ रहे हैं? एक गिलास आ रहे हैं। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि ये एक गिलास ही 20 रुपए का आने लगा। कितने रुपए का आने लगा? 20 रुपए का। 12 रुपए का, चलो ठीक है वो भी ठीक है, 12 रुपए का आने लगा। तो मतलब इस ग्लास की कीमत बढ़ गई, इसे कहते हैं अधिमूल्यन। इसे क्या कहते हैं? अधिमूल्यन। अवमूल्यन क्या होगा? अवमूल्यन है कि मेरे प्यारे लाडलों, एक गिलास है, इसके सामने 10 का एक नोट है, और हां जी, यही गिलास यदि 5 रुपए का हो जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? अवमूल्यन कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें तो बेसिक बात है, बेसिक से समझा के चलूंगा, टेंशन ना लो। अब मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? गुरुजी आप वो समझाओ। हम ये तो समझते हैं लेकिन मुद्रा का अवमूल्यन नहीं समझते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन हमें नहीं पता चलता है कि ये है क्या, ये बला क्या है। तो बला टेंशन ना लो, बला का तो आराम से समझाएंगे, बला को तो आराम से समझेंगे, तुम ये भी टेंशन ना लो। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? भाई मुद्रा मतलब हमारी मुद्रा की कीमत कम हो जाना। $1 बराबर या 50 रुपये बराबर $1 कर दूं, 50 रुपए बराबर $1 कर दूं और 100 रुपए बराबर $1 कर दूं। अब बोलो अवमूल्यन हुआ कि अधिमूल्यन हुआ? भाई $1 की कीमत कितनी थी? 50 रुपए। अब इस डॉलर की कीमत कितनी होगी? 100 रुपए। तो यहां डॉलर का तो क्या हुआ है? डॉलर का तो क्या हुआ है? अधिमूल्यन हुआ है। डॉलर का तो मूल्य बढ़ गया मेरे प्यारे लाडलों। लेकिन इस बात से एक बात तो और समझो, यहां 50 रुपए बराबर $1 था, अब 100 रुपए बराबर $1 हो गया। मतलब पहले 50 रुपए की कितनी ताकत थी? $1 को मारे थप्पड़ इधर आ। अभी 50 रुपए की कितनी ताकत है? आधे डॉलर को थप्पड़ मारे। भाई यदि चूंकि 50 रुपए बराबर $1 है, यदि 100 रुपए बराबर $1 हो गया तो 50 रुपए बराबर कितना हो जाएगा? आधा डॉलर हो जाएगा। तो मतलब रुपये की ताकत कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हुई। इसे बोलेंगे रुपये का अवमूल्यन। इसे क्या बोलेंगे? रुपये का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी बोलेंगे। समझ गए? हाँ जी, मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि एक गिलास 10 का था, 5 का हो गया अवमूल्यन, इसका मूल्य गिर गया।
इधर 10 रुपए का था, 12 का हो गया, अधिमूल्यन हो गया। अब सिंपल सी बात मैंने कही कि 50 रुपए का $1 है, यदि ये 100 रुपए का $1 हो जाता है तो यहां डॉलर का तो अधिमूल्यन हुआ, डॉलर का तो मूल्य बढ़ गया। अधि मतलब अधिक, अव मतलब कम, और रुपये का अवमूल्यन हो गया, क्योंकि पहले 50 रुपए में $1 आ रहा था, अब 50 रुपए में कितने डॉलर आ रहा है? आधा डॉलर आ रहा है, ताकत कम हो गई। इसे बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। तो मुद्रा का अवमूल्यन की परिभाषा क्या होगी? मुद्रा का अवमूल्यन की परिभाषा होगी जब भारतीय मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम हो जाए तो उसे अवमूल्यन कहेंगे। यदि भारत में पहली बार अवमूल्यन की बात करूं, भारत में पहली बार अवमूल्यन कब हुआ? याद रखिएगा, भारत में पहली बार रुपये का जो अवमूल्यन हुआ दोस्तों, वो 19 सितंबर 1949 को हुआ। भारत में प्रथम बार अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ? 19 सितंबर 1949 को, क्योंकि नए नए आजाद हुए थे, हमें धन की आवश्यकता थी, पंचवर्षीय योजनाएं चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता थी दोस्तों, इसीलिए विदेशी ऋण का भार बढ़ गया था। विदेशी ऋण में वृद्धि हो गई थी सर। और भारत में यदि दूसरी बार की मैं बात करूं, आपको याद है 62 के अंदर हमने चीन से युद्ध लड़ लिया, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ लिए, पैसे खत्म हो गए, फिर उधार मांगना पड़ा। तो दोस्तों 1966 में दूसरी बार पांच जून 1966 को भारतीय मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ, जिसका कारण क्या था? चीन के साथ 62 में युद्ध हो जाना, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाना, और 66 में भारत में पड़े सूखे के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई और विदेशी ऋणों की वृद्धि हो गई। और तीसरी बार अवमूल्यन 2 चरणों में हुआ। तीसरी बार अवमूल्यन 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में हुआ तीसरी बार। याद रखना इस बात को भी। 1991 में यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे लाडलो, तो 1 जुलाई व 3 जुलाई को1 जुलाई व 3 जुलाई को लगभग कुल 25% के करीबन, 25% के करीबन, 23% के करीबन भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता, अवमूल्यन किया गया। अब अवमूल्यन क्यों किया गया सर? यहां तो हमारी तो पहले ही हालत खराब पड़ी है, एलपीजी रिफॉर्म लाने पड़ रहे हैं, तो रुपये में अवमूल्यन क्यों करा जा रहा है? रुपये के अवमूल्यन से क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो उसे भी देखिएगा मेरे प्यारे लाडलो, अवमूल्यन के प्रभाव देखिएगा, अवमूल्यन के प्रभाव देखिएगा मेरे प्यारे लाडलो। हाँ जी, चलिए अब इसका प्रभाव क्या होगा सर? फिर ये कैसे, अवमूल्यन का प्रभाव क्या होगा? मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव क्या होगा? सोचने समझने और बढ़ने वाली बात है, अच्छे से समझ जाना,
मेरे प्यारे लाडलो, आप लोग ज्यादातर यहीं पे कंफ्यूज होते हो मेरे साथियों। याद रखना मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव क्या होगा। तो एक आपको मैं स्टोरी सुनाता हूं। हाँ, प्यार की स्टोरी नहीं है, ज्यादा खुश मत हो। शर्त क्या है, पहले अवमूल्यन कर लेते हैं। $1 बराबर 50 रुपया, फिर हो जाएगा $1 बराबर 100 रुपया। ठीक है जी, कितना रुपया? 100 रुपया। और भारत अपने यहां से, एक तरफ है भारत और एक तरफ है अमेरिका। भारत अमेरिका को टमाटर निर्यात करता है। क्या निर्यात करता है? टमाटर। मान लो भारत अमेरिका को निर्यात क्या करता है? टमाटर निर्यात करता है। क्या निर्यात करता है? टमाटर निर्यात करता है। कहानी में अभी तक मेरे साथ हो, साथ ही रहना, कहीं छूट मत जाना, है ना, फिर नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। गुरुजी ने तो ऐसी बात बता देते हैं। और हाँ जी, भारत टमाटर निर्यात कर रहा है अमेरिका को। मान लीजिए भारत से जो टमाटर जा रहा है, इस टमाटर का मूल्य है 50 रुपए। मूल्य कितना? 50 रुपए। तो कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से अमेरिका का जो निवासी होगा वो कितने डॉलर दे रहा होगा? $1 दे रहा होगा एक टमाटर के लिए। ठीक है जी। अभी क्या हो गया? रुपये का अवमूल्यन हो गया। $1 बराबर 100 रुपया हो गया। टमाटर का मूल्य कितना है? 50 रुपया। तो दूसरी वाली शर्त के आधार पर अब वो टमाटर लेने जाएगा तो कितने डॉलर खर्च करेगा? आधा डॉलर खर्च करेगा। आधा डॉलर खर्च करेगा। या $1 की मैं बात करूं तो $1 में 2 टमाटर लेगा। कितने टमाटर लेगा? 2 टमाटर। पहले कितने मिल रहे थे? पहले सिर्फ और सिर्फ 1 टमाटर मिल रहा था उसे। अभी कितने मिल रहे हैं? 2 टमाटर। तो वो भारतीय टमाटरों को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा। भाई चीज सस्ती हो जाती है तो लोग ज्यादा यूज करते हैं। हाँ जी भाई, जब चीज सस्ती हो जाती है तो हम ज्यादा यूज करेंगे। हाँ या ना? कल भाई साहब गांव के अंदर, शहरों के अंदर, छपरी बालकों के अंदर वो बाइक चलती है, कौन सी एक आती है वो लाल पीली नीली, वो सस्ती हो जाए 10-10 हजार में, भाई साहब सब लेके घूमेंगे। तो भारतीय टमाटर की मांग अमेरिका में बढ़ जाएगी। टमाटर की मांग अमेरिका में बढ़ जाएगी, विस्फोट, वो यूएसए में बढ़ जाएगी। अब टमाटर की मांग अमेरिका में बढ़ जाएगी तो भारत निर्यात अधिक करेगा कि कम करेगा मेरे प्यारे लाडलो? तो फलस्वरूप निर्यात अधिक करेगा। क्या करेगा? निर्यात अधिक करेगा दोस्तों। तो याद रखना मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव क्या होता है? निर्यात में वृद्धि हो जाती है। निर्यात में वृद्धि हो जाती है। और निर्यात में वृद्धि हुई, जब सामान ज्यादा बेचने लगोगे तो कमाओगे ज्यादा कि कम? कमाएंगे ज्यादा। निर्यात अधिक। देख लो भाई, हाँ समझ में आई ये कंडीशन? ये समझ में आई मेरे प्यारे लाडलो? आपको ये कहानी समझ में आई? ये टमाटर की कहानी, ये एक अद्भुत सी एक प्रेम कहानी है भारत और अमेरिका के बीच की। समझ में आई? समझ में आई ना? ठीक है जी। निर्यात में वृद्धि हो जाएगी, आयात में ह्रास हो जाएगा। हालांकि यदि ऑप्शन में आयात में ह्रास और निर्यात में वृद्धि दे रखी हो तो ये तार्किक रूप से तर्कसंगत, ये मतलब किताब में तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन असल में ये प्रभावशाली नहीं होता। क्योंकि जो सामान मंगवाना है तो वो तो मंगवाना ही पड़ेगा ना भाई। दिवाली आने वाली, दिवाली पर जो सामान आएगा आएगा, अब चाहे पिताजी कुछ कहे। इसी तरीके से मुद्रा का यदि अधिमूल्यन हो गया, अब इस बात पे तुम राजी मत हो कि सर इसका मतलब तो ये हो गया कि वर्तमान में सरकार, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है तो सरकार बड़ी अच्छी है, इससे तो निर्यात बढ़ेगा। नहीं बेटा,
ये हो रहा है बाहरी प्रभावों से, बाहरी प्रभावों से, और ये लॉन्ग टर्म में नुकसान देता है। चीन समय समय पर अपने मुद्रा का अवमूल्यन करता रहता है, तो यदि मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव, अधिमूल्यन का प्रभाव आपसे पूछ लिया जाए तो प्रभाव क्या होगा? निर्यात में ह्रास हो जाएगा, और आयात में वृद्धि हो जाएगी। आयात में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। वही नोट लगा लीजिएगा, ये प्रभावशाली नहीं होती। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? तो मुद्रा का अवमूल्यन और मुद्रा का अधिमूल्यन, हमने क्या बताया कि भाई साहब 1991 में, 1991 में 1 जुलाई व 3 जुलाई को कुल 23% के करीबन भारत में तीसरी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया, ताकि भारत निर्यात में वृद्धि कर सके। भारत किस में वृद्धि कर सके? निर्यात में वृद्धि कर सके मेरे प्यारे लाडलों। और इसी को दोस्तों, और इसके साथ साथ 3 शर्तें क्या लेकर आए थे? एलपीजी रिफॉर्म्स की। इसके साथ साथ कौन सी शर्तें? 3 शर्तें आई थी एलपीजी रिफॉर्म्स की। इनको एलपीजी रिफॉर्म भी बोला जाता है। अब आते हैं सर, इनका मतलब क्या क्या है, एक एक को बता दो, अच्छे से समझा दो। सर पहला क्या था? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिंदी में कहा जाता है इसे उदारीकरण। हिंदी में क्या कहा जाता है मेरे प्यारे लाडलों? इसे उदारीकरण कहा जाता है। सर ये क्या था, क्या हुआ इसमें, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, वो समझाओ। तो सुनो मेरी बात लाडलों, क्या फालतू चीज, चलो आ जाओ। लिबरलाइजेशन, मैंने आपको बताया कि पहले पूर्व में 1991 से पूर्व, 1991 से पूर्व क्या होता था? लाइसेंसिंग कोटा परमिट होता था। लाइसेंसिंग कोटा राज परमिट होता था। लाइसेंसिंग कोटा राज परमिट होता था दोस्तों, मतलब हर एक उद्योग की स्थापना करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होता था। हर एक लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस लेना चाहते हो तो आपको उद्योगों के लिए, आपको मेरे प्यारे लाडलो, यहां पे लाइसेंस लेना पड़ता था दोस्तों। क्लियर है मेरी बात? इतनी बातें क्लियर आपको? इतनी बातें क्लियर हो गई? चलो जल्दी से बताओ, इतनी बातें क्लियर है ना? बोलो भाई, बोलो बोलो, जल्दी बोलो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूं। अरे बोलो, कब बोलोगे तुम लोग? हाँ जी। अब इसमें क्या किया गया दोस्तों? यदि लिबरलाइजेशन की मैं बात करूं तो इसमें लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति के अंतर्गत क्या किया गया? अनिवार्य लाइसेंस को समाप्त किया गया। अनिवार्य लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। यह कहा गया कि भाई साहब, ओ भैया, कि इन पर लाइसेंस जो लेने की जो प्रक्रिया है इसे समाप्त करो। एमआरटीपी सीमा का समापन हुआ। एमआरटीपी अभी मैंने आपको बताया था 20 करोड़ या 20 करोड़ से अधिक के उद्योगों को सरकार द्वारा विस्तार करने के लिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता। चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता को समाप्त किया। चरणबद्ध उत्पादन अनिवार्यता को समाप्त किया। एमआरटीपी सीमा का समापन किया गया।
उद्योगों की अवस्थिति स्वतंत्र करी गई कि भाई साहब कहीं भी काम करना, कहीं भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है आपको, कहीं भी काम कर लो। तो ये सारे जो कि चीजें थी, सरकार ने उद्योगों को करने में आसानी दी। पहला तो अनिवार्य लाइसेंसिंग समाप्त कर दिया गया। समस्त उद्योग, 18 उद्योगों को छोड़कर समस्त उद्योगों से इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है जी। वर्तमान में ये जो 18 उद्योग, पहले 18 उद्योग मैंने बताए, वर्तमान में यह संख्या 5 है। कितने उद्योग हैं वर्तमान में? 5 उद्योगों को छोड़कर आपको अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनिवार्यता नहीं होती। एमआरटीपी समाप्त कर दिया कि भाई कितना भी विस्तार करो, रिलायंस आए आपके घर पे आके काम करे, कुछ भी करे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी। वर्तमान में 5 उद्योग है दोस्तों। कौन कौन से? खतरनाक उद्योग, सुरक्षा उद्योग, रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्रीज। इसके लिए तो आपको मेरे प्यारे लाडलो विस्तार करने के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। उत्पादन, चरणबद्ध उत्पादन, मतलब जो उत्पादन में मैं बता रहा था ना कि सीमा होती थी कि उत्पादन इतना ही करोगे, वो भी समाप्त करेगा। तंबाकू उद्योग, तंबाकू उद्योग में सिगरेट वगैरह का सारा आ गया। उसमें सरकार लोकेशन भी अनुमति देती है, लोकेशन के बिना अनुमति के नहीं हो सकता। मादक पेय, शराब वगैरह, ठीक है, इसमें भी सरकार रोक टोक लगाएगी, इसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं एरोस्पेस, इसके लिए इन 5 उद्योगों में आज लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। पता चला कल से तुम अपना विमान उड़ाने लगो, ऐसा संभव नहीं है। बाकी सभी से अनिवार्यता समाप्त कर दी, अनिवार्य लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। तो ये जो पूरा प्रकरण किया गया, जहां उद्योगों को स्वतंत्र कर दिया गया, उद्योगों पर प्रतिबंध हटाकर उन्हें कार्य करने की अनुमति दी गई, इस पूरी नीति को ही लिबरलाइजेशन कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण में क्या करा? जो भी रोकटोक थी उन उद्योगों पर, अनिवार्य लाइसेंस की हो, चाहे एमआरटीपी सीमा की हो, चाहे चरणबद्ध उत्पादन अनिवार्यता हो, चाहे उद्योगों की अवस्थिति से संबंधित हो, इनमें सब में मुक्त कर दिया गया दोस्तों इन्हें कि भैया जो चाहो, जैसे चाहो वहां काम कर लो। इसे ही उदारीकरण कहते हैं। तो उदारीकरण की परिभाषा क्या होगी मेरे प्यारे लाडलो? लिखिएगा, उदारीकरण की परिभाषा लिखिएगा। अरे उदारीकरण की परिभाषा लिखिएगा दोस्तों। लिखिएगा, उदारीकरण की परिभाषा क्या होगी? उदारीकरण की नीति के अंतर्गत, इस नीति के अंतर्गत व्यापार करने पर लगी रोकथाम को, लगी रोकटोक एवं प्रतिबंधताओं को समाप्त कर कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। कार्य की करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? उदारीकरण। इसे क्या कहते हैं मेरे लाडलो? उदारीकरण कहते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है भाई? अरे हाँ ना बोलो, बोल दिया करो यार। इसे कहते हैं उदारीकरण। अगला क्या था? दूसरा
पी, दूसरा क्या था? पी, प्राइवेटाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे निजीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे लाडलू? हिंदी में बोलते हैं इसे निजीकरण बोलते हैं। अब ये क्या होता है सर, इसे भी समझ लो। 1991 से पूर्व जैसा कि हमने औद्योगिक नीतियां पढ़ी, अधिकतर जो उद्योग थे, जितने भी ज्यादातर जो उद्योग थे वो सार्वजनिक उद्योग हुआ करते थे, सरकारी उद्योग हुआ करते थे। अधिकतर उद्योग कैसे थे? सार्वजनिक उद्योग थे, मतलब सरकारी उद्योग थे। और भाई सार्वजनिक उद्योग होगा, जब सरकारी कंपनी होगी तो लाभ के लिए काम करती है कि समाज कल्याण के लिए? वो तो कल्याण के लिए काम करती है, अपना भी कल्याण कर लेते हैं, वो बात अलग है। सार्वजनिक उद्योग थे। अब सार्वजनिक उद्योग या तो न्यूनतम लाभ दे रहे थे, या तो न्यूनतम लाभ दे रहे थे, या तो उनका लाभ बहुत ही न्यूनतम था, या वो लाभ नहीं दे रहे थे। ऐसे सार्वजनिक उद्योगों को, ऐसे सार्वजनिक उद्योगों में सरकार द्वारा, ऐसे सार्वजनिक उद्योगों में सरकार द्वारा विनिवेश किया गया। क्या किया गया? विनिवेश किया गया। अब एक और शब्द देख लो भाई, निवेश मतलब है पैसे लगाना। आपने प्लॉट में निवेश किया मतलब पैसे लगाना, धन लगाना। और विनिवेश मतलब आपने प्लॉट में विनिवेश किया तो मतलब दोबारा निवेश मत समझ जाना, इसका मतलब होता है पैसे निकालना। आपने प्लॉट बेच दिया, वो पैसे निकालना हो गया। तो सरकार ने क्या करा? इन सरकारी कंपनियों को बेच दिया, इसे विनिवेश बोलेंगे। इनको क्या करा? बेच दिया। सरकार ने इन सरकारी कंपनियों को जो लाभ नहीं दे रही थी या नगण्य लाभ दे रही थी, न्यूनतम लाभ दे रही थी, सरकार द्वारा इन उद्योगों को बेच दिया गया निजी स्वामित्व में, निजी उद्योगों में इसे परिवर्तित कर दिया गया। इससे क्या लाभ होगा सरकार को? भाई विनिवेश होगा तो सरकार के पास जो पैसे की कमी थी, थोड़ा पैसा बढ़ेगा ना, सरकारी खजाने में पैसा आएगा और उनको अच्छे कामों में लगा सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, सरकारी उद्योगों को निजी उद्योगों में स्थानांतरित कर देना या सरकारी उद्योगों को निजी उद्योगों में परिवर्तित कर देना, विनिवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत इसे ही निजीकरण कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा, निजीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों को विनिवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत, विनिवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत, प्रक्रिया से निजी उद्योगों में परिवर्तित कर दिया जाता है। निजी उद्योगों में परिवर्तन करना, यह क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। यह क्या कहलाता है मेरे प्यारे लाडलो? निजीकरण कहलाता है। इससे क्या लाभ होगा सरकार को? विनिवेश से क्या लाभ होगा सरकार को? बेटा विनिवेश से सरकार के पास धन की उपलब्धता होगी, और वो फिर अपना खर्चा अच्छे से चला पाएंगे। ठीक है जी, इसे कहते हैं निजीकरण। वेरी गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। क्लियर है? ये भी क्लियर है? इतना भी आपको क्लियर है? हाँ या ना बोलो? बोलो बेटा, बोलो। हाँ हाँ सर, हाँ। हाँ जी, बोलो भाई, बोलो। क्लियर है इतना?
अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ये निजीकरण हो गया। ओहे, ये निजीकरण हो गया। तीसरी आर्थिक नीति क्या थी? बोलो बोलो बोलो, बोलो तीसरी आर्थिक नीति क्या थी? तीसरी थी सर वैश्वीकरण। जी, तीसरा क्या था? जी, याद आया? जी माने ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे वैश्वीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे सर? वैश्वीकरण बोलेंगे। क्लियर बात? अब ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या किया गया मेरे प्यारे लाडलो? 1991 से पूर्व की यदि मैं बात करूं तो विदेशी कंपनियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जरूर मतलब मिलती नहीं थी। विदेशी कंपनियों को भारत में कार्य करने की अनुमति नहीं। भारत विश्वास नहीं करता था। भारत की जो पृष्ठभूमि रही वो इस प्रकार रही कि भाई एक कंपनी आती है, वो कहती है सर हमें तो व्यापार करना, हम तो कुछ नहीं करेंगे भैया, हमें तो क्या है, हम तो पानी के अंदर चीनी की तरह घुल के रह जाएंगे, हम सिर्फ काम करेंगे अपना और तुम्हारा भी विकास हो जाएगा। और फिर 200-300 साल लग गए भाई साहब उनको निकालने में। ठीक है जी? तो भैया भारत हाथ जोड़ लेता था, विदेशी कंपनी आ रही है, नहीं भैया नहीं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या तय किया गया? वैश्वीकरण की नीति के अंतर्गत विदेशी कंपनियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई एवं भारतीय कंपनियों को विदेशों में कार्य करने की अनुमति दी गई एवं भारतीय कंपनियों को विदेशों में कार्य करने की अनुमति दी गई। और जिसके लाभ और हानि दोनों ही है ना? लाभ और हानि दोनों ही चीजें, सब में ही लाभ, निजीकरण का भी लाभ अलग होता है, हानि अलग होती है। वही बात लिबरलाइजेशन की होती है। तो इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था जो कहीं ना कहीं बंद अर्थव्यवस्था थी उसे खोल दिया गया। और मेरे प्यारे लाडलों, ये जो हमने करा, ये हमने जो करा, क्या करा? एलपीजी लेकर आए। इसीलिए इन तीनों को एलपीजी सुधार भी कहा जाता है। इसलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है? एलपीजी सुधार कहा जाता है। और एलपीजी सुधार में भारतीय अर्थव्यवस्था सुधरी, इसीलिए इन्हें 1991 के आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। यदि कोई आपसे पूछ ले कि 1991 के आर्थिक सुधारों की बेस क्या था, रिफॉर्म्स की बेस क्या था, संरचना क्या थी, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनके आधार पर भारत में आर्थिक सुधार हुआ। 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए जिम्मेदार कौन कौन व्यक्ति हैं? पहले व्यक्ति प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब, दूसरे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह साहब। ये थे 1991 के आर्थिक सुधार। इस तरीके से 1990 से लेकर 52 तक का हमने समय व्यतीत करा। नाउ टाइम फॉर योर डाउट्स। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 5 से 10 मिनट ले लेते हैं, 5 to 10 मिनट्स। आपको कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए भी, होमवर्क के लिए भी दिए हैं, उन्हें भी होमवर्क में कर लीजिएगा मेरे लाडलो, है ना? तो डाउट ले लेते हैं, जल्दी से बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। मुझे बता दीजिए कि आप में सर गुरुजी ये डाउट हो रहा है, गुरुजी ये कैसे होगा, ये किस प्रकार होगा, तो बता दीजिए सर, है ना? जल्दी बताओ। 28 सितंबर हो चुकी है, एग्जाम पास आ रहा है। गुरुजी कितने दिन में सिलेबस होगा? तो बेटा बस हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, उसके बाद ज्यादा अपना माहौल बचा नहीं। अपने दुग्ध क्रांति कर ली, अपने हरित क्रांति कर ली, अब फिर आर्थिक सुधार करवाऊंगा मैं, ठीक है? आर्थिक सुधार में कितना समय लगेगा?
सर पीडीएफ कब अपलोड होगी? ये तो जस्ट अभी थोड़ी देर बाद में हो जाएगी। कल की तो होगी, कल की भी नहीं हुई। अच्छा भाई साहब अभी रुक जाओ, अभी जस्ट 2 मिनट दे दो मेरे को, अभी अपलोड करवाएगा तुम्हारे भाई। या मैं उसे कुछ कहने जाता हूँ फिर वो कहता है सर मैंने तो कर दी थी। सर बच्चे झूठ बोलते हैं। अभी मैं देख लेता हूँ ना, कल मैंने डाली तो थी यहाँ पे 27 सितंबर डाली तो है। चलिए ठीक है जी, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, बहुत सारा ध्यान रखें, और कोई भी बात हो तो बता दीजिएगा। कोई समस्या हो कोर्स में कैसे हो सर, कैसे होगा सिलेबस? बेटा सिलेबस क्या था? सुशील गुरु सुन के जा, क्योंकि ये कंफ्यूजन जिंदगी भर रहेगा वरना। सुनो सिलेबस क्या है, सिलेबस देखो, सिलेबस खोलो। खोला तुमने? क्या लिखा? 1947 से 91 तक भारतीय अर्थव्यवस्था, यही लिखा है, हाँ या ना? मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उन्नीस सौ 91 के आर्थिक सुधार, दो 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, आर्थिक संरचनात्मक, श्रमिक और कृषि। अब ढूंढ क्या क्या नहीं हुआ, जल्दी ढूंढ। हो गया हो गया हो गया हो गया है। अब तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैं कराऊंगा, बैंकिंग, ये एक्स्ट्रा कराऊंगा, सिलेबस में नहीं है फिर भी कराऊंगा। आरबीआई कल ये अपना खत्म हो जाएगा पूरा, फिर ये 4 दिन, इसमें कितने लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। अरे 1.5 घंटे में तो क्लास ले रहा हूं, पागल है। इसमें 2 दिन मान लो, 6 दिन चाहिए मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स, ऐसे कंप्लीट होगा। ठीक है जी, ठीक है सा अंशिका, 6 दिन अपने को चाहिए, 1.5 घंटे करेंगे तो जल्दी और भी हो जाएगा। सुशील गुरु जी अब डाउट क्लियर? चलो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।